So let us start the today's point of discussion. तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए हुए हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मूविंग आयरन कंप्लीट होता है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देखा जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप किए, राइट। और उससे पहले पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जे 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का कोर्स CBT 2 499 में अवेलेबल है, 499 में अवेलेबल है। एंड CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है, राइट। 777 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी का कोर्स, गेट 2026 कोर्स 2222 में, 27 का कोर्स 3333 में, एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। आरआरबी जेई एसएससी जेई गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे आरआरबी जेई एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ईएससी नॉन टेक्निकल जो कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है। जस्ट अ सेकेंड। ईएससी नॉन टेक्निकल 777 में यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, जिसके नॉन टेक्निकल सेक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, आईसीटी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि इंडिविजुअल बेसिस पे अगर इन सब्जेक्ट्स में आप एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए गेट एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट एक्सटेंशन कोर्स फॉर 26 1500 में अवेलेबल है। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स प्लस मेन 1111 में अवेलेबल है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 25 333 में है, जिसमें टॉपिक वाइज 28 है, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट है।
राइट। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 हैं जो कि 333 में आप अवेल कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए गेट में एक इम्पॉर्टेंट वेटेज होता है जनरल एप्टीट्यूड का, 13 से 15 मार्क्स। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने, इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे। एंड जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड इंक्लूडेड है। प्ले स्टोर में जाके आप फ्री सैम्पल्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इस बुक जो कि किस वे में ऑर्गेनाइज की गई है इसका आइडिया लगेगा। एंड इसकी प्राइस जस्ट 222 है प्लस जीएसटी, अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। तो ध्यान रखिएगा, नॉट अ फिजिकल फॉर्म, ये एक ई बुक है जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। नाउ एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि आप प्ले स्टोर में जाके फ्री सैम्पल्स डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ये ई बुक कंबाइंड वे में आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ये ई बुक है, जो कि आप प्ले स्टोर में जाके फ्री सैम्पल्स डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये ई बुक किस वे में ऑर्गेनाइज की गई है, राइट। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, राइट। यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, देखिए इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप की जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस करेंगे हम लोग। टॉर्क डेवलप्ड का एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे। एंड देन जो है इलेक्ट्रो डायनमोमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, वॉट मीटर, पावर फैक्टर मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इसका एप्लीकेशन जो है वो वेरी लार्ज है। जिस तरीके से हम लोग अभी तक पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन में अमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट में अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, पावर फैक्टर मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर्स के बारे में बात करेंगे। वॉट मीटर जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन वॉट मीटर से ज़रूर पूछता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कवर करते हैं हम लोग। जिस तरीके से हम लोगों ने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिस्कस किया कि फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग आयरन वेन होता था, तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी फिक्स्ड कॉइल होगी एंड एक कॉइल नहीं, दो कॉइल्स होंगी, राइट। कि एक फिक्स्ड कॉइल होगी, दूसरी मूविंग कॉइल होगी, जिसके थ्रू ऑपरेटिंग प्रिंसिपल वर्क करेगा और ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड। तो ध्यान देते हैं, द इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेसिस इट्स ऑपरेशन ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस है, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक कॉइल है जो कि फिक्स्ड कॉइल है, जिस तरीके से मूविंग आयरन में होती थी, जिसमें करंट का इंजेक्शन करने पे
फ्लक्स लाइंस का फॉर्मेशन हो जाता था। वेन एवर देर इज अ करंट इन अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इंड्यूस्ड। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन सेटअप होंगी। अब इसके नियर बाई रीजन में दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर लाएंगे अगर हम लोग, तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फोर्सेस का एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण ये कॉइल मूविंग होगी। एंड इसमें जो अटैच्ड पॉइंटर होगा थ्रू द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स एंड स्पिंडल, पिवोट एंड जेवल बेयरिंग्स, और ये पॉइंटर में मोशन देखने के लिए मिलेगा बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड टॉर्क। तो electrodynamometer type of instrument bases its operation on the magnetic effect of electric current. The deflecting torque in this instrument is produced due to the interaction of the fluxes of fixed and moving coil, कि fixed and moving coil एक दूसरे के साथ interact करेंगे and torque produce करेंगे, isn't it? कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे एक फिक्स्ड कॉइल है जिसमें करंट इंजेक्शन किया हुआ है हम लोगों ने, करंट के इंजेक्शन से यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लक्स लाइन सेटअप हो जाएगी। ये जो फिक्स्ड कॉइल है दो पार्ट में स्प्लिटेड रहती है, और इनके बीच में जो एयर गैप अवेलेबल है, यहाँ पे जो एयर गैप देखने के लिए मिल रहा है, दो पार्ट में ये स्प्लिटेड है फिक्स्ड कॉइल, और एक करंट फ्लो कर रहा है जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन सेटअप हो रही है। और इन दोनों कॉइल्स के बीच में, फिक्स्ड कॉइल्स के बीच में जो बीच का एयर गैप है, वहां पे हम लोग मूविंग कॉइल इंसर्ट करके रखते हैं। मूविंग कॉइल में भी करंट का इंजेक्शन किया, जिसके कारण करंट कैरिंग कंडक्टर है ये जो मूविंग कॉइल है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऐसे जा रही हैं फिक्स्ड कॉइल की, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो जिसके कारण फ्लक्स लिंकेजेस होगा इस पर्टिकुलर कंडक्टर में, और इसका खुद का फ्लक्स इस फ्लक्स लाइंस के साथ इंटरेक्ट करेगा, जिसके कारण टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। तो फिक्स्ड कॉइल तो फिक्स ही है, मूविंग कॉइल मोशन में आएगी, और जिसमें अटैच्ड स्पिंडल में टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। स्पिंडल रोटेट करेगा, स्पिंडल में स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखने के लिए मिल रहा है, और स्पिंडल में अटैच्ड पॉइंटर मोशन में आएगा और स्केल में रीडिंग प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किया हुआ है, स्प्रिंग्स स्पिंडल के मूव करने से टाइटन होंगी और कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब इन दोनों को डैम्प आउट करने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था डैम्पिंग के बारे में, कि पॉइंटर अपनी रीडिंग पे ना रुक के वो उसके आसपास ऐसे ऑस्किलेट करता है, तो उन ऑस्किलेशंस को रोकने के लिए हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि एडी करंट डैम्पिंग नहीं यूज़ कर सकते। एडी करंट डैम्पिंग कहाँ पे यूज़ होती है? जहाँ पे खुद की ऑपरेटिंग फील्ड स्ट्रांग हो। तो ये जो इंडक्टर यूज़ किया हुआ है, जो फिक्स्ड कॉइल है, वो एयर कोर कॉइल है, ना कि आयरन कोर कॉइल। आयरन कोर कॉइल यूज़ करने का बेनिफिट ये रहता है कि फ्लक्स डेंसिटी स्ट्रांग रहती है, खुद की ऑपरेटिंग फ्लक्स जो है वो स्ट्रांगर होती है बिकॉज ऑफ द हायर परमेबिलिटी मटेरियल, राइट। लेकिन यहाँ पे एयर है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर में कॉइल प्रोवाइड की गई है, जिसमें करंट फ्लो करवाने पे जो फ्लक्स सेटअप होगा वो वीकर रहेगा। खुद का ऑपरेटिंग फील्ड जब वीक है, तो एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म अगर यूज़ करते हैं तो एडी करंट्स फ्लो करेंगे, वो अपना खुद का फ्लक्स जनरेट करेंगे। खुद का फ्लक्स जनरेट करने के कारण मेन फील्ड फ्लक्स से इंटरेक्ट करेगा, जो कि ओवरऑल फ्लक्स पैटर्न को चेंज करेगा, एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में एरर प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण पॉइंटर जो है फाइनल रीडिंग को, जो कि एक्चुअल रीडिंग है उसको ना रीड करके सम अदर वैल्यूज को रीड करेगी। इसीलिए एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म यहाँ पे यूज नहीं करते। पीएमएमसी में क्यों कर रहे थे? वहां पे खुद की ऑपरेटिंग फील्ड, जो एन और एस पोल्स, परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स यूज किए हुए थे, खुद की ऑपरेटिंग फील्ड स्ट्रांग थी, तो इन एडी करंट्स के कारण प्रोड्यूस्ड फ्लक्स से जो टॉर्क डेवलप होगा वो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, कोई सिग्निफिकेंट एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट। उन एरर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब खुद की ऑपरेटिंग फील्ड वीक हो, तो एडी करंट डैम्पिंग अगर हम लोग यूज़ करें तो वो रीडिंग में एरर प्रोड्यूस करेगा सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे देखिएगा एक फिक्स्ड कॉइल है जो कि एयर कोर कॉइल है, जो कि फ्लक्स क्रिएट करेगी, जिसी को हम लोग फ्लक्स डेंसिटी बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये जो मूविंग कॉइल है, इन दोनों के एयर गैप, स्प्लिटेड फिक्स्ड कॉइल के एयर गैप जो अवेलेबल है वहां पे हम लोग इंसर्ट करके रखते हैं। दिस वन इज मूविंग कॉइल, जहाँ पे करंट I2 इंजेक्ट कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, जिसके कारण यहाँ पे अटैच्ड जो स्पिंडल है, और स्पिंडल में स्प्रिंग्स ये ब्लू कलर के पेन से आपको देखने के लिए मिल रही हैं, और उसमें पॉइंटर अटैच्ड है। स्पिंडल मूव करेगा तो पॉइंटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण
मोशन देखने के लिए मिलेगा, राइट, क्योंकि कॉइल मोशन में मूव कर रही है, राइट, टॉर्क का प्रोडक्शन हुआ जिसके कारण कॉइल में मोशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्पिंडल को मोशन में लाएगा एंड पॉइंटर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण मूव करेगी। एंड कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, एंड इसी पॉइंटर के साथ अटैच्ड एक एयर फ्रिक्शन चैम्बर रखा हुआ है हम लोगों ने, ये चैम्बर है एंड ये पिस्टन है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग यूज कर रहे थे, मूविंग आयरन में एयर फ्रिक्शन, एंड क्योंकि वहाँ की भी मूविंग आयरन की ऑपरेटिंग फील्ड वीक होती थी, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉइल जो होती थी वो हम लोग एयर कोर कॉइल ही यूज करते थे, ना कि आयरन कोर कॉइल, राइट। तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में भी सेम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है, द फिक्स्ड सिस्टम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉइल विच इज एयर कोर एंड वाउंड विथ अ थिक वायर, कि जिस तरीके से फिक्स्ड कॉइल है तो इसका वेट हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर हम लोग इंक्रीज रखेंगे जिससे करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड कॉइल इंक्रीज की जा सके और सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ करंट वो मेजर कर सके, हायर वैल्यू ऑफ करंट वो मेजर कर सके। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या था, वो जो कॉइल रहती थी मूविंग कॉइल वो रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट होती थी, और उसका अगर वेट हम लोग इंक्रीज कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दें, तो टॉर्क टू वेट रेशियो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, जो कि एक्यूरेसी कम प्रोड्यूस करेगा, सेंसिटिविटी कम प्रोड्यूस करेगा, कि थोड़ा सा इनपुट देने पे रीडिंग डिटेक्ट नहीं होगी, पॉइंटर मूव नहीं करेगा। इन सारे रीजंस की वजह से टॉर्क टू वेट रेशियो को हाई रखने के लिए वहाँ पे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कॉइल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको रेड्यूस कर देते थे, जिससे करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ कॉइल 100 मिली एम्पियर तक लिमिटेड रहती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉइल फिक्स्ड सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे वेट अगर हम लोग इंक्रीज कर दें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई सिग्निफिकेंट वैल्यूज में अफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्जर रखते हैं हम लोग, जिससे लार्जर करंट वो फ्लो करवा सके अपने आप में से, राइट, विच इज एयर कोर कॉइल्ड होती हैं, ऑपरेटिंग फ्लक्स वीक होगा एंड थिक वायर होंगे जो फिक्स्ड कॉइल हैं, जिससे करंट हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहे, इंक्रीज्ड है। सेकंड जो पॉइंट है, द फिक्स्ड कॉइल इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स एंड इन ऑर्डर टू फोकस इट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर गैप बिटवीन द टू हाफ्स। क्यों स्प्लिटेड रहती है दो पार्ट्स में, क्योंकि एयर गैप में यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी वो फ्लो करवा सके, मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर गैप बिटवीन द टू हाफ्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द मूविंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मूविंग कॉइल, मूविंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मूविंग कॉइल, कि मूविंग सिस्टम मूविंग कॉइल देखने के लिए मिल रही है, राइट, एंड विच इज वाउंड विथ अ थिन एंड लाइट वायर, थिन एंड लाइट वायर। मूविंग सिस्टम जो है, क्योंकि मूविंग सिस्टम को थिक एंड लाइट, थिन एंड लाइट बनाने का क्या काम है, क्योंकि मूविंग सिस्टम के ऊपर में ही आपके फिक्स्ड कॉइल में ही आपका स्पिंडल पॉइंटर ये सारी चीज़ें, जेवल एंड पिवोट का अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, स्प्रिंग्स देखने के लिए मिल रही हैं। तो जो मूविंग सिस्टम का पार्ट है उसके वेट को हम लोगों को कम करने की जरूरत है, जिससे टॉर्क टू वेट रेशियो हायर मिल सके, राइट, इसलिए मूविंग सिस्टम को लाइटर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पीएमएमसी में हम लोगों ने किया हुआ था। यहाँ पे भी सेम स्टोरी, कि मूविंग जो कॉइल है उसका जो वेट है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको कम रखते हैं हम लोग, जिससे करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ मूविंग कॉइल कम होती है कंपेयर टू फिक्स्ड कॉइल। मूविंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मूविंग कॉइल विच इज वाउंड विथ थिन एंड लाइट वायर, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द मूविंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द एयर गैप बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द फिक्स्ड कॉइल, दो हाफ्स ऑफ द फिक्स्ड कॉइल के बीच में हम लोग मूविंग सिस्टम को इंसर्ट करके रखते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड, कि एडी करंट डैम्पिंग नहीं यूज कर सकते, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करेंगे। कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं इस इंस्ट्रूमेंट के। दीज इंस्ट्रूमेंट गिव प्रिसीजन ग्रेड एक्यूरेसी, ये एडवांटेजेस में आता है। दीज इंस्ट्रूमेंट गिव प्रिसीजन ग्रेड एक्यूरेसी, की एक्यूरेसी इनकी प्रिसाइजली होती है, गुड एक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है। सेकंड जो पॉइंट है, दीज इंस्ट्रूमेंट हैव द सेम कैलिब्रेशन फॉर डीसी एंड एसी, जिस तरीके से मूविंग आयरन में हम लोगों ने बात किया हुआ था, हिस्टेरेसिस एंड एडी एरर डीसी के केस में देखने के लिए मिलेगी, और कुछ जो एरर्स थे वो डीसी में होंगे, कुछ केवल एसी में होंगे।
This instrument, this electrodynamo type instrument have same calibration for DC and AC. DC और AC के लिए सेम कैलिब्रेशन होगा, इसका अलग अलग नहीं. Hence इसको हम लोग ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट. एंड आर ऑल्सो यूज फॉर कैलिब्रेटिंग मूविंग आयरन टाइप ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर फॉर AC. मूविंग आयरन, वोल्ट मीटर एंड अमीटर के कैलिब्रेशन के लिए भी इनका यूज करते हैं हम लोग. These instruments have a large number of applications and can be used for the measurement of the current, voltage, power factor and frequency. Right. तो large applications हैं इनके. And disadvantages में बात करें, due to small flux linkages, the torque to weight ratio is small, resulting in low sensitivity. कि जैसे कि ऑपरेटिंग फील्ड वीकर होता है इसका, ऑपरेटिंग फील्ड के वीक होने की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम होगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कम होने की वजह से ओवरऑल जो टॉर्क टू वेट रेशियो है वो कम होगा. फ्रिक्शनल लॉसेस आर हाई. फ्रिक्शनल लॉसेस जो हैं, जैसे कि जीवल एंड पिवोट बियरिंग्स वगैरह में जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें फ्रिक्शनल लॉसेस हाई होंगे इसमें. ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन इज रिलेटिवली लार्ज. कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी में वोल्टेज करंट मेजरमेंट करने के लिए आप इसका यूज़ करें तो ये सर्क्यूटरी से पावर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करती हैं. राइट. ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन इनका ज़्यादा होता है. एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, अफेक्टेड बाई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड. स्मॉल स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से ये अफेक्ट हो जाती हैं. एंड देयर फॉर मैग्नेटिक शील्डिंग इज रिक्वायर्ड. कि मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं जिससे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड शील्डिंग के थ्रू बाईपास हो जाती हैं. कुछ इस तरीके से कि एमआई इंस्ट्रूमेंट में भी और इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी इस तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं जिसको मैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं. तो स्मॉल जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं वो इस हाईली परमेबल मटेरियल के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट कर लेती हैं, डाइवर्टेड हो जाती हैं. तो आपका सेफ गार्डेड हो जाता है इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेफ गार्ड हो जाता है. मैग्नेटिक शील्डिंग. राइट. एंड नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है. स्केल जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, कि क्रैम्प्ड स्केल आपको देखने के लिए मिलेगा. एंड कॉस्टलियर देन पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन. कि पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन से ये कॉस्टली होते हैं. तो चलिए कुछ सेट ऑफ डेरिवेशंस की ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन देखना है हम लोगों को. तो ध्यान देते हैं. कुछ इस तरीके से दो कॉइल्स हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने डिस्कस किया. टू कॉइल्स यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही हैं. एक जिसका इंडक्टेंस एक का L1 है, दूसरे का L2. राइट.
एक का L1 है, दूसरे का L2 है, और इस तरीके से वोल्टेजेस हम लोगों ने इंसर्ट किया। तो करंट यहाँ पे, सॉरी, करंट जो फ्लो कर रहा है वो करंट I1 फ्लो कर रहा है यहाँ पे, एंड I2 करंट यहाँ पे कॉइल में फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो L1 में जब ये इंडक्टर, क्योंकि कहाँ कहीं पे भी नंबर ऑफ टर्न्स है, वो इंडक्टेंस का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस L1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। L1 से मॉडल किया हुआ है। तो यहाँ से वोल्टेजेस इंजेक्ट, सॉरी, करंट फ्लो कर रहा है I1, और L1 इंडक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है कॉइल 1 के कारण, जो कि फिक्स्ड कॉइल है। दिस वन इज मूविंग कॉइल, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे इसकी जो फ्लक्स लाइंस होंगी कुछ इस तरीके से जनरेट होंगी, क्योंकि इसकी फ्लक्स लाइंस खुद के कंडक्टर L1 से लिंक करेंगी, एंड दूसरी वाली कॉइल से भी लिंक करेगी, इस फर्स्ट कॉइल से भी लिंक करेगी, दूसरी वाली कॉइल से भी लिंक करेंगी। यहाँ पे I2 करंट फ्लो करने के कारण जो फ्लक्स लाइंस का फॉर्मेशन होगा, इस फ्लक्स लाइंस को डिफरेंट कलर पेन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ की फ्लक्स लाइंस होंगी जो कि अपना पाथ कंप्लीट करेंगी। तो ये वाली जो फ्लक्स लाइंस हैं वो इस वाले कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर से भी लिंक कर रही हैं, फर्स्ट कंडक्टर से भी लिंक कर रही हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। तो M के थ्रू म्यूचुअल कपलिंग को रिप्रेजेंट किया गया है हम लोगों ने। एंड साई जो होता है वो फ्लक्स लिंकेजेस होता है, जैसे कि आपको मालूम है। तो साई N मल्टीप्लाइड विथ 5 होता है, N मल्टीप्लाइड विथ 5 होता है साई फ्लक्स लिंकेजेस। एंड N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतना ज़्यादा इंडक्टर का फॉर्मेशन होगा। एंड फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, राइट, कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में उतना ज़्यादा फ्लक्स लाइंस सेटअप होंगी। तो N फाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Li ऑल्सो, Li ऑल्सो। तो फ्लक्स लिंकेजेस क्या होता है, N फाई या फिर Li। तो फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ द फिक्स्ड कॉइल क्या होगा, साई 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। तो कितना फ्लक्स फर्स्ट वाली कॉइल से लिंक करेगा, देखिए I1 करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो φ1 फ्लक्स होगा, राइट। तो φ1 वाला जो फ्लक्स है फर्स्ट कंडक्टर से लिंक कर रहा है, एंड φ2 वाला जो फ्लक्स है वो भी लिंक कर रहा है। तो एल तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 I1 प्लस L1, सॉरी, आई टू के कारण जो प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है वो भी लिंक कर रहा है, तो Mi2 से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिमिलरली फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ द मूविंग कॉइल अगर हम लोगों को लिखना है, इस वाले कॉइल का फ्लक्स लिंकेजेस, तो L2I2 प्लस Mi1 से इस चीज को एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट। Mi1 से इस चीज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फ्लक्स लिंकेजेस लिख लिया हम लोगों ने। अब इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी इन टाइम dt, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट एट टाइम dt, स्मॉल टाइम में एज अ इनपुट दिया जा रहा है, वो कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट कैन बी रिटन एज, देखिए पावर क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट। एनर्जी W इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट मल्टीप्लाइड विथ टाइम।
which can again be written as P multiplied with T. P is for power and T is for time. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टाइम dt अगर हम लोगों को लिखना है तो dWe इज इक्वल टू E1 I1 की प्राइमरी वो जो कॉइल है उसका वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद करंट E1 I1 मल्टीप्लाइड विद टाइम, तो विच टाइम, स्मॉल टाइम dt, प्लस E2 I2 की सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज करंट एंड टाइम, तो विच इज dt। तो इस तरीके से एक्सप्रेस हुआ ये एक्सप्रेशन। एंड इज E1 वेर E1 इज प्राइमरी वाले जो कॉइल में कितना वोल्टेजेस इंड्यूस होगा एज पर द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोगों को पता है कि कोई भी कंडक्टर है क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहा है तो इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंडक्टर में वोल्टेज इंडक्शन होता है एज पर द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तो डी साई बाई डी टी से हम लोग इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, वेर साई इज इक्वल टू एन फाई और एल आई, राइट। तो ई कैन बी रिटर्न एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ एल आई, डी बाई डी टी ऑफ एल आई और साई। तो E1 इज डी साई 1 बाई डी टी, E2 इज डी साई 2 बाई डी टी। इस चीज़ को अगर लिखना है तो E1 डी टी को इधर ले आइए तो इधर क्या बच गया डी साई 1 एंड दिस वन इज E2 डी टी एंड यहाँ पे क्या बच गया डी साई 2। तो डी डब्ल्यू ई का एक्सप्रेशन अगर हम लोगों को लिखना है तो इसका एक्सप्रेशन लिखना है तो डी डब्ल्यू ई इज इक्वल टू I1 डी साई 1 लिखा जा सकता है क्योंकि E1 dt की वैल्यू क्या हो गई, डी साई 1 हो गई है। तो E1 dt की वैल्यू क्या हो गई, डी साई 1 हो गई है एंड I1 इज I1 ओनली, प्लस I2 ही है और E2 dt की वैल्यू डी साई 2 हो गई, राइट। तो इस तरीके से चीज़ों का एक्सप्रेस किया हम लोगों ने। अब ध्यान देते हैं I1 एज इट इज़ लिखा हम लोगों ने एंड डी, और डी साई 1 की वैल्यू क्या आई थी, डी साई 1 की L1 I1 प्लस M I2। सिमिलरली I2 इज I2 ओनली एंड डी साई 2 की वैल्यू क्या थी, L2 I2 प्लस MI1, जो कि प्रीवियसली डिराइव किया हुआ है हम लोगों ने, प्रीवियसली जिसका डेरिवेशन किया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड।
तो डी साई वन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एल वन, सॉरी एल वन आई वन प्लस एम आई टू प्लस आई टू डी, और साई टू की वैल्यू क्या आई हुई है, ध्यान दीजिएगा, साई वन एंड साई टू यहाँ पे डिराइव किया हुआ था हम लोगों ने, दिस वन, दिस टू एक्सप्रेशंस। तो साई वन एंड साई टू की वैल्यूज यहाँ पे पुट किए, अब इनको डेरिवेट करना है। तो डेरिवेट करना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो इनका अगर डेरिवेटिव लेना है तो दिस वन इज आई वन, दिस वन इज एल वन, राइट। तो एक को कांस्टेंट ट्रीट करके दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को कांस्टेंट करके पहले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आई वन को हम लोगों ने कॉमन निकाला, आई वन को कॉमन निकालने से आई वन स्क्वायर आ गया, आई वन स्क्वायर एंड डी एल वन, ओके। एंड देन सेकेंड पॉइंट पे आई वन एल वन, आई वन एल वन, आई वन एल वन, डी आई वन प्लस आई वन एम को बाहर, सॉरी एल आई टू को बाहर निकाला, तो आई वन आई टू डी एम, आई वन आई टू डी एम प्लस एम को बाहर निकाला, तो आई वन एम डी आई टू, एम वन आई वन डी आई टू, राइट। प्लस यहाँ पे आई टू, तो आई टू को बाहर निकाला, तो आई टू स्क्वायर डी एल टू, आई टू स्क्वायर डी एल टू, एंड देन प्लस अब एल टू को बाहर निकाला, तो आई टू एल टू, आई टू एल टू डी आई टू, डी आई टू प्लस आई वन को बाहर निकाला, तो आई टू आई वन डी एम प्लस एम को बाहर निकाला, तो आई टू एम डी एल वन, डी सॉरी डी आई वन। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन देखने के लिए मिला हम लोगों को। अब बात करें एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी स्टोर, क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर में एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, अगर कैपेसिटर होता तो हाफ सी वी स्क्वायर से एक्सप्रेस करते। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डब्ल्यू एफ कैन बी रिटन एज हाफ एल वन आई वन स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर प्लस एम आई वन आई टू, क्योंकि म्यूचुअल कपलिंग देखने के लिए मिल रहा है दोनों कॉइल्स के बीच में। तो एम आई वन आई टू, नेटवर्क पढ़ा होगा आपने तो ये सारे इक्वेशन समझ में आ रहे होंगे। चेंज इन एनर्जी स्टोरेज, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन टाइम डी टी, तो कितना चेंज इन एनर्जी हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, डी ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, प्रीवियसली रिटर्न एक्सप्रेशन। तो इसका भी सिमिलरली हम लोग करेंगे, तो हाफ बाहर आ गया एंड एल वन बाहर आ गया, या फिर एल वन के रेस्पेक्ट में आई वन स्क्वायर बाहर कर दिए एक बार, और एल वन के बार रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिए, एंड देन इस बार आई वन स्क्वायर को सॉरी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे एंड एल वन को बाहर करेंगे, तो एल वन बाहर आया, आई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू आई वन, टू आई वन एंड डी आई वन, राइट। और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन मिला। एंड देन इस वाले एक्सप्रेशन को भी सिमिलरली सॉल्व किया, इस वाले एक्सप्रेशन को भी सिमिलरली सॉल्व किया, तो ये सारे एक्सप्रेशन बन रहे हैं। नाउ मैकेनिकल वर्क डन इन टाइम डी टी, वर्क डन इज टाइम सॉरी torque multiplied with displacement, work done is torque multiplied with displacement।
वर्क डन इज टाइम मल्टीप्लाइड विद टॉर्क मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू एम से वर्क डन लिखा गया मैकेनिकल वर्क डन, डी डब्ल्यू एम, एम फॉर मैकेनिकल, एंड विच इज इक्वल टू करंट के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है टी आई मल्टीप्लाइड विद डी थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, पॉइंटर में रोटेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विच इज डी थीटा। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दिया हम लोगों ने वो किस किस चीज़ में यूज हो रहा है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन में, कि कॉइल में करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन हुआ फिक्स्ड कॉइल में, है ना। दूसरा कि जो मूविंग कॉइल रखी हुई है उसमें मोशन हो रहा है, मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है, जिसके कारण पॉइंटर इंडिकेट हो रहा है। तो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी इज यूटिलाइज्ड एज field formation, magnetic field formation and mechanical work done, right। तो DWE और DWF लिखा हुआ है हम लोगों ने, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल में है, तो जितने भी कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखिए ये सारे कॉमन टर्म्स हैं, ये जो क्रॉस किए हुए हैं, ये दोनों, ये सब कॉमन टर्म्स कट हो जाएंगे, कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, डी डब्ल्यू एफ से एंड डी डब्ल्यू ई से, ये सारे कॉमन थे क्योंकि इक्वल के दोनों साइड में लिखे हुए टर्म्स हैं, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, ये वाला टर्म बच रहा है, ये वाला टर्म, राइट। तो जिसके कारण ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड होके मैकेनिकल वर्क डन क्या आया हुआ था, टी आई मल्टीप्लाइड विद डी थीटा, एंड उधर जो टर्म बचा वो आई वन आई टू डी एम बचा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टी आई का क्या एक्सप्रेशन आया, आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा, आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा। देखिए यही टॉर्क का एक्सप्रेशन आया हुआ है यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या था, बीना, where B is for flux density, I is for current, N is number of turns, area of coil, right। and moving iron में deflecting torque जो था half I square dl by d theta। similarly electrodynamometer type instrument में dd is equals to I1 I2 dm by d theta, I1 I2 dm by d theta। ये सारे एक्सप्रेशंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे फर्दर जो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोगों ने वर्किंग प्रिंसिपल देखा, सिंपल ऑपरेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात किया, एंड टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव किया, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।